आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीपीसीवी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया। हमने पढ़ा किस तरीके से हीट कैपेसिटी में चेंजेस आते हैं अगर मैं वॉल्यूम या प्रेशर में से किसी एक को चेंज करता हूं, और उसी के साथ हमने उनके बीच के रिलेशन को डिस्कस किया। उसी के थ्रू होते हुए हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये बात करी थी कि अगर कोई फ्यूल बर्न करता है तो वो कितनी हीट लिबरेट करता है। आज का टॉपिक हमारा आता है, शुरू होता है रिएक्शन इंथैल्पी से। इंथैल्पी के बारे में भी हमने थोड़ी सी तो बात करी हुई है। इंथैल्पीज क्या होती है? इंथैल्पी इज बेसिकली हीट एनर्जी। अगर मैं रिएक्शन इंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन इंथैल्पी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था एक्सो और एंडो के टाइम पे। एक्सोथर्मिक पता है? एक्सोथर्मिक क्या था? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर जो होगा कुछ भी होगा मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनेगा तो साथ में हीट एनर्जी लिबरेट होगी। और एक ऐसा रिएक्शन, ये क्या था हमारा? एक्सोथर्मिक। और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाएगा तो ये क्या होगा? हमारा एंडोथर्मिक। ये हमने डिस्कस किया था। अब ये रिएक्शन के दौरान जो हीट एक्सचेंज हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल अगर मैं इंथैल्पीज निकालूं रिएक्टेंट्स की और ओवरऑल इंथैल्पीज निकालूं प्रोडक्ट की, उनमें डिफरेंस आएगा ही। वो जो डिफरेंस आएगा that is the enthalpy change, amount of heat evolved or absorbed in the reaction when the number of moles of reactant react completely to give the product as given by the balanced chemical equation. Balanced chemical equation के अनुसार reactants आपस में react करें और product की formation करें। अब उस formation के दौरान जब reactant react करके product बनाएंगे, उन दोनों की total enthalpies का difference, किन दोनों की? sum of enthalpies of product माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हमारे पास आएगा, ये क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सीधी सी चीज है। न्यूमेरिकल देखते हैं, बात तो तुमसे कोई सीधा पूछ नहीं रहा इसके अंदर, और न्यूमेरिकल बहुत सीधी सी, बहुत आसान सी बात बता रहा है। देखो जरा, रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमीन एज द रिएक्शन गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दिख रहा है। एक बार देखना जरा क्वेश्चन में क्या क्या, पढ़ो इसे, ट्राई करो एक बार, सिर्फ ना क्वेश्चन को एनालाइज करो बच्चे। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या था बच्चा? सबने रीड कर लिया, सबने एनालाइज किया। यहाँ पर सिंपल सी चीज बोलिए कि रेड फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है लिक्विड ब्रोमीन से। रिएक्शन हमें क्वेश्चन में खुद दे दी है। फॉस्फोरस के 2 मोल्स रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन टू गिव 2 मोल्स ऑफ PbR3। बिल्कुल सीधा सा। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हमें गिवन है -243। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना? नेगेटिव साइन ने यही इंडिकेट कर दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज व्हेन 10.32 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। क्या बोला है? कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज। अब जब हमने केमिस्ट्री शुरू करी थी ना, बिल्कुल पहला चैप्टर था मोल कंसेप्ट, मैंने तब तुम्हें कहा था 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हम क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड, लाला जी की दुकान, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टोशियोमेट्री का इस्तेमाल करो, जो कि एग्जैक्टली लाला जी की दुकान है, जो यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट समझाती है, और उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कैसे? हमारे पास रिएक्शन में गिवन है, क्या क्या गिवन था देखो। हमारे पास गिवन है 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस reacts with 3 moles of bromine to give 2 moles of PbR3। ये गिवन है हमारे पास। अब यहां से मुझे समझ में क्या आया? मुझे ये समझ में आया कि अगर 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी -243। यही होगा, है ना? यही बात हुई कि 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस अगर रिएक्ट करेंगे, फॉस्फोरस 2 मोल्स होंगे, तो एनर्जी कितनी लिबरेट होगी? 243। बिल्कुल ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या था? कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज व्हेन 10.32 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। किसके बारे में बोला? 10.32। मेरे पास यहां रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। फॉस्फोरस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लूं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। फॉस्फोरस का गिवन मास है 10.3, और मोलर मास कितना होता है फॉस्फोरस का? कितना? 31। पक्का देख लेना भाई, मैं बच्चे पे भरोसा कर रहा हूं। बताओ, तुम बताओ। फॉस्फोरस का मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे पास सामने सामने लिखा हुआ है भाई 39 है, 30 ही लिखा हुआ है, 30.9। बहुत सही सा बताया बच्चे ने, परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस कंसेप्ट से मैंने क्या किया? 2 मोल से इतनी एनर्जी निकल रही थी, तो इतने मोल से कितनी निकलेगी? सीधी बात हुई कि नहीं?
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मास था उसको उसके मोलर मास से मैंने डिवाइड कर दिया फास्फोरस के, तो x निकल जाएगा 243 टाइम्स 10.3/31 होल डिवाइडेड बाय 2। कर लोगे सॉल्व, कैलकुलेशन तुम्हें आती है, सीधा आंसर निकल जाएगा, कोई परेशानी। कंसेप्ट समझ में आया? स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से हमें सीधा पता चल गया 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस गिव्स 243 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो 0.33 इसको सॉल्व किया तो 0.33 मोल्स आ रहा था, तो इतने मोल्स के लिए कितना होगा, सॉल्व करोगे हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। सॉर्टेड है ना? तो कैलकुलेशंस तुम आसानी से कर ही लोगे, अब हैंडल हो जाएगा। चलो भाई 41 अप्रोक्स ज्यादा मत लेना भी, 40.46 रखो, नहीं ज्यादा आ गया, फिर ज्यादा हो गया, ओवर अप्रोक्सीमेशन आ गई, एक ही का फर्क बहुत होता है मालिक। सुनो, अब आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस किसके लिए कहा जाता है? A chemical balanced equation which gives the heat change evolved or absorbed during the reaction are called thermochemical equation. एक normal equation कार्बन प्लस ऑक्सीजन give कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पता है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना? लेकिन अब साथ में मैंने 393.5 किलो जूल लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि साथ में हीट भी निकल रही है ना? तो यहां पर मैं जब साथ में लिख दूं तो हीट निकल रही है रिएक्ट प्रोडक्ट्स की साइड, मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो जब मैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, बैलेंसिंग, उनकी स्टेट और उसके साथ में हीट भी बता दूं तो उनको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहते हैं। सिंपल है, हाँ जी। इक्वेशन में नेगेटिव क्यों लिखे हैं? क्योंकि इक्वेशन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट प्लस हीट, एंड व्हेन द हीट इज इवॉल्व्ड इट इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट साइड। अगर मैं उसको अलग से लिखूंगा तो नेगेटिव। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, साथ में हीट एक्सचेंज भी हमने मेंशन कर दिया। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, इच्छा अनुसार है आपकी। अब आता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी चीज की फॉर्मेशन होगी तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज आएगा, the enthalpy change or the heat change when 1 mole of substance is formed from its elements in their most stable form is called enthalpy of formation. This is standard enthalpy of formation. The enthalpy change accompanying the formation of 1 mole of a compound from its element, all the substance being in their standard state, is called standard molar enthalpy of formation. By convention, the standard enthalpy of formation of an element in its standard state is arbitrary assumed to be 0. मतलब क्या हुआ, अब मैं समझाता हूं, देखो इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, सीधी सी कहानी है, CaCO3 डिसोसिएट टू गिव CaO प्लस CO2। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? मैं इन दोनों की इंथैल्पीज का सम करूं और उसमें से इसको माइनस कर दूं, यही होना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारे पास ये दोनों है, और माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे देगा। यही था इंथैल्पीज का गेम। निकालनी नहीं है, वो गिवन हो गई, हम नहीं निकाल रहे। क्या कहानी थी? सिंपल एक स्टोरी है बच्चा, कि अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, मैं प्रोडक्ट्स की इंथैल्पीज का सम करूं, उसमें से रिएक्टेंट की इंथैल्पी को माइनस कर दूं, तो वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो मैंने क्या निकाला, इंथैल्पी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस इंथैल्पी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? बिल्कुल ठीक है, इसी टाइप से निकलना चाहिए, वैलिड है। अब ये वैल्यूज तुम कह रहे हो कहां से निकालनी है, चिंता मत करो, तुम्हें नहीं निकालनी है, गिवन होंगी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगी जब मैं प्रोडक्ट की इंथैल्पीज में से रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी माइनस करूंगा, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गिवन। हाँ जी, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं हो सकता किसी फॉर्मेशन में? हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो होती नेगेटिव है, वो जब फॉर्म होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करके फॉर्म होता है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होगी नेगेटिव। अंजन बच्चा दरवाजा क्लोज कर, ठीक है? ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास क्या हुआ, ये क्या बनेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन ओवरऑल सॉल्व किया मैंने, तो नेट रिजल्ट क्या निकला, 178.3 किलो जूल पर मोल, विच इंडिकेट्स कि रिएक्शन जो हमारे पास क्या आ गया, ये एंडोथर्मिक आ गया। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, अब यहां देखना, N2
plus 3H2 gives 2NH3 is minus 92.2 kilojoule. Calculate the enthalpy of formation of ammonia. Enthalpy of formation of ammonia. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल अमोनिया का निकालना था, यहाँ 2 मोल्स है, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था वो भी 2 से डिवाइड हो गया, सीधी बात है, क्योंकि वो 2 मोल्स के लिए था, हमें 1 मोल के लिए चाहिए। अब देखो, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स NH3। आंसर क्या है, 92.2 को हमने डिवाइड किया, 46.1 आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, देखो क्यों किया, क्योंकि ये ज्यादा इजी था, बल्कि हमारे पास है बच्चा नाइट्रोजन है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव्स NH3। बैलेंस कर लें, अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो क्या होगा, मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। और इस रिएक्शन के लिए मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच आर कितनी गिवन है हमारे पास, माइनस 92.2 किलो जूल, ठीक है। क्या ये एनर्जी पर मोल गिवन है, नहीं ना, एनर्जी किस में गिवन है, सीधा सीधा किलो जूल में गिवन है। मुझे किसके लिए निकालनी है, मुझे सिर्फ अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए निकालनी है। यहां 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है, मुझे 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए चाहिए, मुझे सिंपल NH3 के लिए चाहिए, सिंपल NH3 की फॉर्मेशन चाहिए। एक तरीका मुन्ना मेरे वो बोलना नहीं, क्वेश्चन पढ़ो फिर। यहां क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, मुझे 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए चाहिए। मैं क्या करूं, सिंपल फंडा है, 1 मोल के लिए 92.2 वैल्यू थी, है ना, 2 मोल्स के लिए इतनी थी, 1 मोल के लिए कितनी होगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू माइनस 92.2 डिवाइडेड बाई 2, जो आया आंसर आ गया, है कि नहीं। ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालनी थी, एंथैल्पी पर क्यों करूं, मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की। अगर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो उसके लिए मेरे को करना क्या है, मैं सीधा सीधा उसको 2 से डिवाइड ना कर दूं तो 1 मोल का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आएगा कि नहीं, मेरे पास जहां 2 मोल्स के लिए गिवन है, अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना, सीधा डिवाइड कर दूं, है ना। चलो इसके बाद हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। ये बच्चा बेसिक से इजी क्वेश्चंस है, ट्राई कर लेना। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, सारे अटेम्प्ट करने हैं, इजी रहेंगे कंपैरेटिवली। तुम क्वेश्चंस को देखोगे तो बस सामने सामने, जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, 4NH3 plus 3O2 gives 2N2 plus H2O, गिवन है 298 केल्विन पे, और सारा कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है, एंथैल्पी फॉर NH3 गिवन है, H2O गिवन है, दोनों की गिवन है कि नहीं, किस किस का गिवन है, NH3 गिवन है और H2O के लिए गिवन है। हाँ, यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक बार वैल्यूज लिख लूं, हमारे पास क्या क्या है, देखो जरा, इस क्वेश्चन को साथ में करते हैं बच्चा। देखो 4 times NH3, 4 moles of NH3 reacts with 3 moles of oxygen to give 2 moles of nitrogen gas plus 6 moles of water at 298 Kelvin। ये हमें गिवन है, और गिवन है हमारे पास इसी पे एंथैल्पी ऑफ NH3। NH3 के लिए एंथैल्पी गिवन है -460, है ना, मतलब इसको डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन फॉर NH3 कितना गिवन है, -46.0, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, ये हमारे पास गिवन है -286.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, मैं प्रोडक्ट की एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी माइनस कर दूं, कर दो, फिर करो। प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। हाँ यही कैच था, बस इसीलिए ये क्वेश्चन हमने रोका है। माइनस, अभी बताता हूँ, एंथैल्पी ऑफ, ये प्रोडक्ट्स थे। अब प्रोडक्ट में पहली बात तो N2 अकेला नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई करो। वाटर अकेला नहीं था, 6 से मल्टीप्लाई करो। और रिएक्टेंट्स में क्या है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है ना, हाँ तो मैंने कहाँ लिखा, अभी मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में ही लिखूंगा बस। प्लस 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ये हुआ कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैलिड है, किसी को इसमें दिक्कत? मैंने क्या किया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हर किसी को रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल वैलिड है। प्रॉब्लम क्या है फिर, डाल दो वैल्यू। दी नहीं हुई, डालोगे कहां से? तुम्हारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो किसकी गिवन है? वैल्यूज गिवन है सिर्फ NH3 की। वैल्यूज किस किस की गिवन है बच्चा? सिर्फ NH3 की और वाटर की। जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इनकी तो गिवन ही नहीं है ना? पर ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। ऑक्सीजन टेम्परेचर का कुछ करना ही नहीं, सब कुछ 298 केल्विन पे हो रहा है। अब एक बात बताओ जरा, क्या ऑक्सीजन की कोई स्टेबल फॉर्म है इसके अलावा? ऑक्सीजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या है? O2। और नाइट्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट N2। तो अगर कोई अपनी मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आर्बिट्रीली मांगेंगे हम? 0। क्या मानेंगे उसकी हम? 0। तो जो भी कोई अपनी एलिमेंट्री स्टेबल फॉर्म में होगा उसके लिए हम वैल्यू क्या मानेंगे इसकी? 0। तो यह N2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट ही N2 की फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में करता है। O3 उसकी एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है, वो हाईली स्टेबल नहीं है। O2 ही है एक्चुअली उसकी एलिमेंट्री फॉर्म, नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो। क्लियर है ये? और गैशियस गैशियस फॉर्म में थी, इनके लिए क्या डलेगी वैल्यू? 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ वाटर की वैल्यू -286 माइनस ऑक्सीजन के लिए 0 4 टाइम्स ऑफ NH3। NH3 कितना है? -46.0। सॉल्व कर लोगे? ठीक है ना, अब सॉल्व कर लोगे, सीधा आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई है? इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे वो NCERT के अंदर और मिलेंगे तुम्हें। ये जो अटेम्प्ट करके रखें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इजी टॉपिक है बहुत, बशर्ते तुम्हें इक्वेशंस पढ़नी आए, समझनी आए बस। ठीक है, फॉर्मूला है ही नहीं कुछ और, हर बार यही करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज भी यही होता है, वही तो हुआ ना। अरे नहीं, माइनस का 1532 आ रहा है। तू कलाकार क्या कक्कड़ पकड़ खेलता रहता है। अप्रोक्सीमेशन के नाम पे ना सीधी सीधी वैल्यूज को भी अप्रोक्स लेना शुरू कर लिया तुमने। चलो अब देखो बच्चा, एंथैल्पी ऑफ, अब क्या है हमारे पास? कंबशन। कंबशन समझ में आता है, कोई चीज जलेगी। Enthalpy change or the heat change when one mole of substance is completely burnt in excess of oxygen or air is called enthalpy of combustion। जब कोई चीज completely ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर जाएगी उस वक्त जो हीट एक्सचेंज होगा उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सीधी कहानी है। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर कोई चीज जलेगी तो हमेशा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव रहेगा। सॉर्टेड। अब क्लेरिफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल क्या होता है? क्लेरिफिक वैल्यू बेसिकली क्या होती है? कैलोरीज। किसी फ्यूल को जलाएंगे, किसी खाने को कंज्यूम करेंगे, कितनी उससे एनर्जी लिबरेट हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज और जूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और द फूड और द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड, उसको हम क्या? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल फ्यूल है, जली तो रहे तो एनर्जी हमेशा लिबरेट होगी। उसको इग्नाइट करना कहते हैं, सिर्फ इनिशिएट कर रहे हैं उसमें हम, समझ रहे हो? उसमें हमने क्या किया? इनिशिएट कर रहे हैं सिर्फ, और लगातार नहीं जलाते जा रहे।
ठीक है। अब है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखो हेस लॉ ने क्या कहा बच्चे, द एंथैल्पी चेंज और द हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम whether the reaction take place in one step or in number of step। सीधा A से B बन जाए या पहले A से C बने C से B बने, ओवरऑल नेट एंथैल्पी चेंज बराबर रहेगा। क्या बोला मैंने, या A से सीधा B बन जाए तो डेल्टा H वैल्यू निकली, या इंटरमीडिएट स्टेप्स आए जहां A से पहले C बनेगा और फिर C से B बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट सेम है, इनिशियल रिएक्टेंट सेम था, इंटरमीडिएट स्टेप के थ्रू होते हुए बना है, तो ओवरऑल ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 मिला के डेल्टा H के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो हीट निकली दैट इज डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज। अब पहले कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, फॉर्म किया कार्बन मोनोऑक्साइड डेल्टा H1। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फिर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और बनाए कार्बन डाइऑक्साइड। दो स्टेप्स हैं, या डायरेक्टली कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो डेल्टा H हुआ, ये जो डेल्टा H2 हुआ, इन दोनों का सम करो, वो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, अरे वो ऑक्सी बैलेंस करने के लिए ना बेटा, वो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए। ठीक है बच्चे, बात नहीं, ये समझ में आया। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा सही क्वेश्चन है और इसी टाइप के अब क्वेश्चंस जितने भी आगे का टॉपिक आएगा सारे इसी पे बेस्ड होंगे और ये बहुत इजी से ही रहेंगे क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देखो बस क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिख रहा है, दो इक्वेशंस दिख रही हैं। पहली, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, हमें किसके लिए निकालनी है, फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इथेन पता है सबको क्या था, है ना, इथ एन C2H6, है ना। अब इथेन की फॉर्मेशन चाहिए मुझे, इथेन बनेगा कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, सीधी सी कहानी है। तो अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन की बात करूं तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन को मैं बैलेंस कर लेता हूं, तो ये मुझे ओवरऑल रिएक्शन चाहिए। यही बोला ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कार्बन और हाइड्रोजन मिलके इथेन बना ले, ये चाहिए मुझे। बिल्कुल ठीक है। अब गिवन डेटा क्या है, डेटा में गिवन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और उसके लिए एंथैल्पी रिएक्शन कितना है, -393.5 किलो जूल। हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, -285.8। C2H6 दैट इज इथेन reacts with oxygen to give carbon dioxide plus water, enthalpy of reaction है 1560। ये क्लियर है, दिख रहा है सबको, बात समझना। आप जरा एक बारी लिखना शुरू करते हैं डेटा को। हमारा टारगेट क्या है, ये मुझे चाहिए, ये अब समझना इसमें। अब केमिस्ट्री खत्म, अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग लगेगी, बस कॉमन सेंस लगाना। मुझे गिवन क्या क्या है मेरे पास, मतलब गिवन क्या क्या, पहली रिएक्शन गिवन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसके लिए डेल्टा H नॉट गिवन, कितना गिवन है ये, -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल्स में पर मोल में है। ठीक है, यहां पे ये गिवन है पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के हाफ मोल से रिएक्ट करके वाटर का एक मोल बना रहा है, H2O लिक्विड फॉर्म में, ये गैसियस में था, ठीक है। और ये क्या है, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है -285.8, -285.8 किलो। हाँ जी, ये ठीक है बच्चा। अब इसके बाद एक और रिएक्शन गिवन है जो थर्ड है, जिसमें इथेन की कंबशन है, C2H6 reacts with 7/2 moles of oxygen, ये सिंपल बैलेंस किया हुआ है, और टू फॉर्म 2 moles of carbon dioxide प्लस 3 moles of water, 3 moles of water। और यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू -1560 किलो जूल, -1560 किलो जूल।
ओके, तीन इक्वेशंस गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, मेरा तो कुछ काम ही नहीं था। मैंने यहां पर एक ही इक्वेशन अपनी ओर से लिखी है, कौन सी? सबसे ऊपर वाली, जो मुझे चाहिए थी, है ना, जो मुझे चाहिए थी। मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन चाहिए था, तो इथेन बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके इथेन की फॉर्मेशन होगी, मैंने बैलेंस कर लिया। क्लियर? अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि इथेन क्या होता है, तो गड़बड़ है भाई, फिर थोड़ा सा हमें 10th वाले टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इतना बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। और इथेन की फॉर्मेशन के लिए कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, ये भी नॉर्मल ही है। अब मेरे को रिएक्शन में चाहिए 2 मोल्स ऑफ कार्बन। क्या मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन कहीं किसी इक्वेशन में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन पहली इक्वेशन में कार्बन तो दिख रहा है। मुझे कार्बन के आगे कितने चाहिए? 2 मोल्स। तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? मैं फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, 2 कार्बन 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ट्वाइस हो गया, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये भी ट्वाइस हो गया, कितना हो गया? 787 किलो जूल, ठीक है। ये पहली रिएक्शन आ गई हमारे पास, ठीक है ना, सीधा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? मुझे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, इसके आगे 3 मोल्स अगर मैं लगा दूं तो मेरा जो रिएक्टेंट्स वाला काम है वो बन जाएगा। सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना? सेकेंड इक्वेशन में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3/2 moles of oxygen gives 3 moles of water, और 3 times enthalpy of reaction H नॉट कितना निकल गया? करना मल्टीप्लाई, 8 3 are 24, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 3 are 15, 16 7, 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? 3 से। 8 3 are 24 25, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 are 6 7 8, ऐसे ही कुछ, ठीक है। कैलकुलेशन संभाल लेना भाई, देखते रहना, ये ठीक बात है, निकल गया। अब हमारे पास इथेन के आगे कुछ है? नहीं है। इथेन के आगे 1 मोल था, यहां भी 1 मोल है, इसे रहने देते हैं। फर्क सिर्फ एक है, यहां इथेन कहां पे है? रिएक्टेंट की साइड। उधर इथेन किधर है? प्रोडक्ट की साइड। इधर रिएक्टेंट की साइड, उधर प्रोडक्ट की साइड। और मुझे चाहिए क्या? मुझे मेन जो चाहिए है कि ये दोनों चीजें तो मुझे ऐड करनी है, मुझे इनका तो समीशन चाहिए ना। रिएक्टेंट में यही दो थे, तो मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे देखो जरा, एड इक्वेशन 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन। बिल्कुल कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए परफेक्ट वैलिड प्रोसेस है ये। हमने क्या किया? ऐड करो इक्वेशन 1 और 2 को, और उसमें से थर्ड को माइनस करो। देखो जरा, मैं जब पहली और दूसरी को ऐड कर रहा हूं, पहले मैं 1 और 2 को ऐड करके ही दिखाता हूं, और उसमें से फिर थर्ड बाद में माइनस करता हूं। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 1 और 2 को? ध्यान से देखो, 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 प्लस 3/2 कितना बना? 5 कैसे? 7/2 प्लस 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बना कि नहीं? और उधर क्या बना? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है देखना जरा, इनको ऐड करो, क्या बना हमारा? 0.4 तो एज इट इज रख लेते हैं, बताओ जरा। 7 7 14, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 8 और 6 कितना बना? करो, और कितना हुआ? ये 16 बन गया, ऐसा आया कि नहीं? ये हमारे पास ओवरऑल डेल्टा एच आ गया। हाँ जी, हाँ लिखना जरूरी है बेटा, ये ठीक है। अब क्या करना है? थर्ड इक्वेशन माइनस कर दो। मैं जब इसमें से थर्ड इक्वेशन माइनस करूंगा, देखो जरा, थर्ड इक्वेशन को माइनस करते हैं, कौन सी है? ऐसे देखो कैसे करूंगा, ये है थर्ड, सॉरी ये है थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को माइनस करने के लिए 2CS, सॉरी इसको एक काम करता हूं, मैं सिर्फ थर्ड लिख देता हूं। थर्ड को माइनस करना, देखना जरा, थर्ड को माइनस करेंगे तो रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट माइनस करो, -C6H6
-7/2 O2। अब रिएक्टेंट की साइड हो गया खत्म, प्रोडक्ट की साइड क्या माइनस कर रहा है, -2CO2 -3H2O। और इधर इसमें से भी उसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 1560 ऐड कर देगा। सेम जो हम इक्वेशंस के साथ कर रहे हैं वही हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स। अब यहां देखो 7O2 कट गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वाटर कट गया कि नहीं। अपने आप अब ओवरऑल देखो क्या बना रिएक्शन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन -C6H6। हाँ जी, कहाँ पे, अच्छा सॉरी 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 बच्चा, C2H6 था, बस खाई पी में लग गया, बेंजीन बेंजीन दिमाग पे चढ़ा हुआ। तो क्या हुआ, C2H6 C2H6 ये बना हमारे पास, और इज इक्वल टू एक तरह से जीरो ही था, कुछ था ही नहीं। तो क्या करो, अब C2H6 को उधर भेजो, ये हमारे पास रिएक्शन की एंथैल्पी निकलेगी। तो फाइनल आंसर वो निकल गया है जो एंथैल्पी की रिएक्शंस के लिए निकला था। क्या करा हमने, हाँ जी, हाँ तो हमने क्या किया, इसके अंदर दो इक्वेशंस को ऐड किया, तीसरी को माइनस किया, और फाइनल जो हमारी रिक्वायर्ड चाहिए थी, हमें रिक्वायरमेंट थी अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, वो हमें मिल गई। और उस माइनस, बस देखो इसमें से हमने जो थर्ड इक्वेशन थी उसको माइनस किया, -C6H6 -7O2, O2 वाले कट गए, रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट माइनस, जो कट गया कट गया, जो बच जाता मैं लिख देता, कुछ बचा नहीं तो इसलिए मैंने जीरो लिख दिया, वरना वो भी नहीं लिखना। सीधा साहब C2H6 को ट्रांसपोज किया, खत्म। क्लियर है, समझ में आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, इस टाइप के एंथैल्पी और फॉर्मेशन के। ये न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं बच्चे, हर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तुम्हें। लॉजिक सिर्फ हम एंथैल्पी इसको माइनस कर रहे हैं। हाँ बेटा माइनस, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, केमिस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं एंथैल्पीज के लिए। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस की हेल्प से, अलग अलग चीजों की एंथैल्पीज के कॉम्बिनेशन से हम एक नेट एंथैल्पी निकाल रहे हैं जिसकी जरूरत मुझे थी। उसके अंदर मैं केमिस्ट्री नहीं लगा रहा हूं, मुझे ही पता है रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन तरीका हमने क्या लगाया, बेसिकली बेसिक लॉजिक लगाया मैथ्स का। हाँ जी, हाँ नहीं वो होगी जिसकी हमें चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये आंसर। हाँ जो भी आए इसमें से करो, 164 इसमें से सॉल्व करो ना, इसे जितना भी आ रहा है 1644.4 में से 1560 माइनस कर दो, नेगेटिव साइन के साथ एंथैल्पी चेंज आ रहा है अपना, ठीक है, समझ में आया ये। आगे देखो बच्चे, अब सुनो, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा, एक बार ध्यान दो, इसके बाद एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Enthalpy of hydration and the enthalpy change, heat evolved or absorbed when 1 mole of the anhydrous salt combined with the required number of moles of water to form hydrated salt. कॉपर सल्फेट है, वाटर से कंबाइन करेगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट बन गया। तो इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज हुई वो क्या हुई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कोई भी सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे और वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, it is the enthalpy change when 1 mole of substance dissolved in a specific amount of solvent at constant temperature and pressure. enthalpy of solution, solute को solvent में डाला, घुल गया, तो उस वक्त जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, enthalpy of solution। अब आता है लेटेस्ट एंथैल्पी, जो कि हम बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू समझ रहे हैं। ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो तुम्हारे थ्रू आउट केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और अंडरस्टैंडिंग में रोल प्ले करेगा, ठीक है। पहले एक बार बॉर्न हेबर साइकिल को समझते हैं, कंसेप्ट है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अब एक बात समझते हैं, देखो जरा, हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद है किसी को, कोई बताएगा, प्रत्युष दरवाजा बंद करना चाहिए। फ्रॉम एन
आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या थी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इस कहानी में ये आइसोलेटेड गैसियस एटम कहां से आया? हमने बहुत डिस्कस किया था कि मेरे पास मान लो ये एक मेटल का टुकड़ा है, मैं इसको रिएक्ट कराना चाहता हूं, तो ये पूरा मेटल तो रिएक्ट नहीं कर रहा, इसमें से कौन रिएक्ट करेगा? कोई एक एटम, एक एटम। वो एक एटम अलग आया कि नहीं? कैसे आया? पहले मैंने वहां से उसको निकाला होगा, पहले आया एटम, आइसोलेटेड हो गया। अब भी ये एटम रिएक्ट नहीं कर रहे, इसको मुझे हीट देके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये गैसियस फॉर्म में हो गया, अब इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, अब ये केटाइन बना है, अब ये केमिकल रिएक्शन के लिए अवेलेबल हुआ है। अब जब मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो अब तो मुझे टोटल सारी ही एनर्जी के बारे में बात करनी चाहिए, फिर सिर्फ आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो नहीं है। एक बार टॉपिक करते हैं फिर बताता हूं। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को सिर्फ आयनाइजेशन की बात करनी थी तो मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहा था, लेकिन अगर मैं अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं तो मेरी सारी मेहनत देखनी है। भाई पहले उस एटम को अलग किया, फिर उस एटम को गैसियस फॉर्म में किया, फिर आयनाइजेशन लगाई, ये सारे प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, सारी एनर्जीज का सम होना चाहिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, होना चाहिए कि नहीं? तो इसी चीज को ओवरऑल रिएक्शन की सारी एनर्जीज को मिला जुला के जब हम देखेंगे तो वो कौन बताएगा? बॉर्न हेबर साइकिल। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सीधी कहानी। अब सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटल है, एक टुकड़ा है हमारे पास सोडियम का सॉलिड फॉर्म में। मैंने सबसे पहले उसको किया सबलाइन। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब मैंने दी उसे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और ये केटाइन के फॉर्म में बन गया। केटाइन बनने से पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की एनर्जी एक्स्ट्रा लग चुकी थी और आयनाइजेशन एनर्जी लग चुकी थी, ये दोनों एनर्जी यहां तक पहुंचने में लग गई। आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन अकेला Cl एग्जिस्ट नहीं करता, वो Cl2 की फॉर्म में करता है। तो पहला काम मेरे को क्या लगेगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़कर एक एटम में लाना, Cl2 को ब्रेक डाउन करके Cl बनाना। तो पहले लगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में जब मेरे को क्लोरीन का एक अकेला एटम मिल गया, अब मुझे उसे इलेक्ट्रॉन देना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है क्लोरीन के केस में, तो ये -348.6 है, उसकी वैल्यू आ गई। क्लोरीन जो है, क्लोरीन कैसे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन जो है ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहले मुझे इसे ब्रेक डाउन करके Cl बनाना पड़ेगा, उसके लिए लगेगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक मॉलिक्यूल को तोड़कर एटम में कन्वर्ट करना। अब जब ये एटम में बन चुका है, मैं क्या करूंगा? अब मैं इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूंगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और ये Cl नेगेटिव बनाए, यही होगा, है ना? अब ये ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी क्लोरीन के केस में, ये तो खुद ही इंटेंस था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था उस चीज के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, अपनी ओर से एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन मुद्दा है कि अब ये केटाइन बना सोडियम, एनाइन बना क्लोरीन, इन बनने के प्रोसेस में जो जो एनर्जीज थी हमने उन सारी लिख ली, इन सब एनर्जीज का सम करो, दैट विल गिव अस द लेटेस्ट एंथैल्पी, ठीक है। और ये हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, Na plus half Cl2, enthalpy of formation -411.2 gives NaCl। सो जो सोडियम है सॉलिड से गैसियस में बनने में सब्लिमेशन एनर्जी 108.4 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन है हाफ से डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल से टूटकर एटम बनने में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या डिसोसिएशन 121 किलो जूल पर मोल। सोडियम अब आयनाइजेशन एनर्जी, जब उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया केटाइन बना, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन 495.6 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जीज गिवन होगी, चिंता ना करो, हमें नहीं निकालनी है। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl नेगेटिव बनने के लिए 348.6 किलो जूल पर मोल। अब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालूं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी, इन सब का करा जोड़ और मिला जुला के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होना चाहिए। कौन सा पॉजिटिव आना चाहिए?
लेटेस्ट एंथैल्पी तो निकाल रहे हैं बच्चा, वो सारी मिला के हमारे पास अब लेटेस्ट एंथैल्पी कहाँ से निकले, -787.6 किलो जूल। बेटा लेटेस्ट एंथैल्पी तो हम निकाल रहे हैं। कैटाइन और एनाइन जब आपस में जुड़ेंगे तब लेटेस्ट एंथैल्पी रिलीज होती है। क्या होती है लेटेस्ट एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कैटाइन बॉन्डेड विद एनाइन, when the bond is formed, or the amount of energy required to break the bond into respective ions। यही था ना। तो ये दोनों जुड़ के लेटेस्ट एंथैल्पी निकाल रहे हैं। इन एनर्जीज का लेटेस्ट एंथैल्पी से क्या लेना देना? ये सारी एनर्जीज और लेटेस्ट एंथैल्पी ये सब मिलके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल है। तो यहां से एंथैल्पी ऑफ जो लेटेस्ट एंथैल्पी निकली वो -787.6 आई, जो खुद में बता रही है कि वो जो कैटाइन और एनाइन है वो मिले और मिलके इतना स्टेबल हुए, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करी, और वो रिलीज एनर्जी क्या है? -787.6 किलो जूल। समझ में आई ये बात? इसको हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, ओवरऑल कंसेप्ट वाइज भी, न्यूमेरिकल वाइज भी, चाहे कॉम्पिटेटिव है चाहे बोर्ड्स है, हर बच्चे को यहां तक के क्वेश्चंस करके लाने हैं बच्चे। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वगैरह है, ये वाला अच्छा, चलो ये भी देख ही लो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नाम से समझ में आता है वैसे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सिंपल, ठीक है। अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना था तो सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ये सीधा सा हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पीज की फॉर्म में आ जाएगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए या फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, दोनों बराबर होती है। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ये हमारे जितना भी आप अभी हमने डिस्कस किया, चाहे बॉर्न हेबर साइकिल है चाहे एंथैल्पीज चेंज है, ये बीच में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं बच्चे, हर किसी को अटेम्प्ट करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। आ जाओ, इतने भी नहीं थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करके रखने हैं, और उसके बाद हम डाउट्स लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्पॉन्टेनिटी शुरू हो जाएगा, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक आ जाएगा। क्लियर है? आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। किसी को भी ये टॉपिक के न्यूमेरिकल्स मिस नहीं करने, साथ के साथ ही करके रखेंगे, ठीक है।